ये चर्चा लाने ही वाली थी देवेंद्र की। ये जो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा जो हम देख रहे थे शेड्यूल ट्राइब सीटों पर तो 100% का स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का, और शेड्यूल कास्ट की भी बात करें तो वहां पर भी 65% का स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में इनका भी प्रतिनिधित्व, हालांकि पश्चिम बंगाल में हम ये फिर कहते हैं कि कास्ट सेंट्रिक जो है वो चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो इन पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और इस तरह की चर्चा तो होगी ही होगी, और इस तरह के नाम होंगे ही होंगे। जैसे ट्राइबल बेल्ट में आप 16 की 16 सीट अगर बीजेपी जीत रही है तो निश्चित तौर पर उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दें। और बीजेपी के पूरे कैंपेन को अगर आप देखें तो कैंपेन भी उसी रूप में था। जैसे अगर कुड़मी कम्युनिटी के लिए आप ये बात कर रहे हैं कि कुड़माली जो लैंग्वेज है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, तो उसके पीछे बीजेपी की कोशिश ये थी कि उस पॉकेट में जो 40 विधानसभा सीटें हैं उन 40 विधानसभा सीटों में एक बड़ा मैसेज दिया जाए। और अब जब वो मैसेज मिल गया रिजल्ट के तौर पर, तो निश्चित तौर पर उसका रिप्रेजेंटेशन भी होगा। इसी तरह से राजवंशी की बात कर लें तो राजवंशी कम्युनिटी हमेशा से बीजेपी के पक्ष में वोट करते रही है, वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि चाहे शेड्यूल कास्ट की बात कर लें, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लें, या फिर महिला सेक्शन की बात कर लें, यूथ के हिसाब से बात कर लें, उन सारी चीज़ों में एक बैलेंस गवर्नमेंट बनाई। देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि 2014 से पहले अगर देखा जाए जो लोग बीजेपी के लिए काम करते थे या बीजेपी का झंडा लेकर नजर आते थे उनकी तादाद बहुत कम होती थी, जिसमें एक राहुल सिन्हा का भी नाम आता है, रितेश तिवारी भी हैं जो जीतकर भी आए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत पहले से काम किया, जब उनका नाम लेने वाला तक कोई नहीं था बंगाल में, क्या उनको भी ध्यान में रखा जाएगा या कंसीडर किया जाएगा? राहुल सिन्हा तो ऑलरेडी राज्यसभा में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ पर सरकार में मंत्री तो नहीं होंगे, चुनावी उनको नहीं लड़ा गया था, राज्यसभा सांसद वो हैं। लेकिन रितेश तिवारी निश्चित तौर पर एक प्रमुख नाम है। और बीजेपी की इस कैंपेन को अगर आप देखें तो जैसे ही बीजेपी ने ये अपने कैंपेन को इलेक्शन मोड में डाला था, तो उसमें पहला काम इस बात को लेकर किया गया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो अनुभव हुआ था बीजेपी को, टीएमसी से आए हुए लोग वो ज़्यादा प्रभावी हो गए और बीजेपी का अपना जो मूल कैडर है वो कहीं किनारे हो गया या उसमें डिफरेंसेस हो गए। इस बार बीजेपी उसमें बहुत ज़्यादा सतर्क थी और उस सतर्कता के साथ ही उसने पूरे कैंपेन को हैंडल किया है। जैसे अगर शुभेंदु अधिकारी 2020 के आसपास बीजेपी में आए और बीजेपी में आकर अगर उन्हें एलओपी बनाया गया, तो दूसरी तरफ सौमिक भट्टाचार्य जो कि हार्डकोर बीजेपी के विचारधारा के निकले हुए व्यक्ति हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक नाम बस मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें, लॉकेट चैटर्जी का, क्योंकि वो लगातार काफी दिनों से पार्टी के साथ जुड़ी रही, उन्होंने कैंपेन के दौरान भी काम किया है। क्या उनके बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है या सोचा गया है? मेरे ख्याल अमित, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र, थोड़ी सी देर के लिए हम आपको इसलिए ब्रेक दे देते हैं, 12 बजे का बुलेटिन शुरू होगा और फिर उसके बाद आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितने भी नामों की फेहरिस्त अमित ने तैयार कर रखी, हर एक नाम पर हम आपसे करेंगे चर्चा। बहुत शुक्रिया आपका। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। थलपति विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर होने के कारण सत्ता की राह कांटों भरी नजर आ रही है। टीवी के चीफ विजय अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। टीवी के 107 विधायकों को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है और यह आंकड़ा 112 तक पहुंचता है। विजय को बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए, लेकिन विजय अभी भी 6 विधायकों का समर्थन तलाश रहे हैं। टीवी के और सीपीएम, सीपीआई और वीसी के समर्थन देंगे या नहीं, इसका आज फैसला होगा। तीनों दलों ने आज मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद विजय को सपोर्ट करने का फैसला लिया जाएगा। विजय ने कल फिर राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्यपाल ने विजय को बहुमत के साथ आने के लिए कहा। इस बीच तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है उस पर स्टालिन की भी नजर है। यहां तक कि एआईएडीएमके और डीएमके के गठबंधन की खबरों को भी हवा मिल रही है। इस वक्त तमिलनाडु में बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। अब विजय रथ पर कौन सवार होगा, इसे लेकर ही मंथन चल रहा है। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ गए हैं इस वक्त चेन्नई से। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इतनी बड़ी ताकत है, डीएमके के खिलाफ मैंडेट है, इसके बावजूद सरकार नहीं बन पा रही है। क्या हो रहा है इस वक्त चेन्नई में? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, बहुत सही कहा आपने। पिछले 24 घंटों में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदला है।
सबसे पहले दूसरी बार जब विजय राज्यपाल के सामने गए थे तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि 118 विधायकों के समर्थन के चिट्ठी के साथ अगर वो आएंगे तभी वो सीएम उन्हें बनाने दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो स्टालिन पहले ये कह रहे थे कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे और 6 महीने विजय की सरकार को चलते हुए देखेंगे, उसके बाद वो अपनी रणनीति तय करेंगे। शाम में विधायक दल की बैठक में ये कहा गया है कि हालांकि डीएमके को विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है, लेकिन अगर कोई घटनाक्रम बदलता है तो उस पर फैसला लेने का अधिकार स्टालिन का होगा। इस लाइन ने जो है प्रस्ताव की वो बहुत बड़ी राजनीतिक चर्चा को यहाँ पर छेड़ दिया। उसके बाद तुरंत हमने देखा कि एडप्पाडी पळनिस्वामी यहाँ से चेन्नई से रिसोर्ट गए, अपने विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि सब एकजुट रहें, जल्दी कोई बड़ी खबर जो है आपको मिलेगी। तो इसका मतलब वहां से ये शुरुआत शुरू हुई है कि क्या जो है विजय की पार्टी को रोकने के लिए सारे विपक्ष एक साथ लामबंद हो रहे हैं। इसमें ये बहुत जरूरी है कि राघवन आपसे और समझना चाहती हूँ, ये एंगल ये है कि क्या एआईएडीएमके और डीएमके दोनों को ये डर लग रहा है कि एक फोर्स टीवीके की, और अगर आने वाले दिनों में बीजेपी भी वो फोर्स बनती है तो क्या ये द्रविड़ पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है? तो एआईडीएमके को टूटने से भी बचाना है और डीएमके की पॉलिटिक्स को भी जिंदा रखना है, इसलिए अब द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर ही एक हो जाना उनकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक है। नहीं, अब आप लॉजिक देखिए, ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश और लालू साथ नहीं आए, क्या बीएसपी और एसपी साथ नहीं आए, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आए। अब इस लॉजिक पर काम करना शुरू हो गया। यही मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे संभव होगा। ये तभी संभव होगा जब ये जो 3 पार्टी का जिक्र बराबर हम कर रहे हैं, वो तीनों पार्टियां बहुत क्रूशल है। वीसीके, सीपीआई और सीपीएम, 6 विधायक हैं, सबकी बैठक चल रही है। तीनों ही पार्टियां डीएमके गठबंधन का 20-22 साल से हिस्सा रही हैं। जो स्टेट लीडरशिप है वो नहीं चाहती है कि वो डीएमके का से नाता तोड़ ले। सेंट्रल लीडरशिप जो दोनों पार्टियों की है, सीपीआई सीपीएम की पोलित ब्यूरो, वो ये कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए, यहां तक कि कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। लेकिन क्या होगा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो वीसीके है उन्होंने कह दिया कि जो सीपीएम फैसला करेगी वो उनके साथ हम चलेंगे, क्योंकि पिछले 40 सालों के साथ हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों पार्टियों के 6 विधायक जो वो उनके हाथ में अब पूरा जो है गेम है। अगर ये 6 विधायक विजय के साथ जाते हैं तो मामला खत्म है, 118 उनको संख्या बल मिल जाएगा और शपथ दिलानी पड़ेगी गवर्नर को। अगर नहीं जाते हैं तो उसके बाद जो आपने कहा वो शुरू होगा। एआईडीएमके बैकडोर से डीएमके के समर्थन की मांग करेगी और चूंकि संख्या बल उनके पास ज्यादा है तो हो सकता है, क्योंकि गवर्नर ने ये बहुत साफ कह दिया है कि भले ही वो एआईडीएमके डीएमके मिलकर साथ आ जाएं, अगर उनके पास संख्या बल है तो वो उनको भी न्योता देंगे, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आज ये 3 पार्टियों की जो बैठक हो रही है, क्या आज ही फैसला आ जाएगा, क्या फैसला कल तक भी टल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बातचीत का दौर अभी भी खुला हुआ है, सारे सिरे खुले। और एक और बड़ी बात मैं फाइनली कह दूं कि एआईडीएमके में भी जो टूट की हम खबर बार बार कह रहे थे, ये बहुत निश्चित तौर पर है कि कुछ विधायक जो हैं टीवीके के संपर्क में हैं। पळनिस्वामी के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि वो अपने सभी विधायकों को एकजुट रखें। आप नजर बनाए रखें और सबसे ज्यादा एक्शन तो मुझे लग रहा है इस वक्त तमिलनाडु में ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।